अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद चौपाल सीरीज अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया है, जिसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ एक इंटरव्यू करता हूं और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और आप प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद वो जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसे गुजार रहे हैं। जैसा कि और आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है स्पेशली ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जैसे आप सबको पता है कि बकर ईद या जिसे हम खाने वाली ईद भी कहते हैं, वो पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। और इसी हवाले से ईद स्पेशल प्रोग्राम है, ईद चौपाल ईद ईद स्पेशल। तो आज हम इसमें बात करेंगे बड़ी ईद के बड़े मजे और ग़िज़ा कि इस ईद में हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और जो गोश्त होता है वो कई महीनों तक स्टोर किया जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर कायनात रहमान है, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम डॉक्टर इरफान, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू अगेन। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको बड़ी ईद, खाने वाली ईद मुबारक हो। और होता ये है कि इस ईद पे तरह-तरह के पकवान जो है ना, वो घरों में तैयार होते हैं। ठीक है, पकवान खाने चाहिए, लेकिन उसको एक हद में रह के खाना चाहिए। अगर वो खाएँगे तो वो पकवान फिर वो उसका सारा खर्चा ना वो डॉक्टर के पास जाके आपका निकल जाता है। तो सबसे पहले तो यस। अब ये बताएँ कि ये जो बड़ी ईद है, मुसलमानों में हर साल 2 ईदें मनाई जाती हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो है इसको बकर ईद भी कहा जाता है और खाने वाली ईद भी वो कहा जाता है। तो इस ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे जानने वालों को या देखने वालों को क्या कहेंगी? सबसे पहले तो खैर मुबारक, और डॉक्टर इरफान साहब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और जितने भी हमारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक हो। बकरा ईद पे लोग काफ़ी जो है वो कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो सबको यही कहूँगी कि ईद अपनों के साथ खुशियों से मनाएं, लेकिन एक हेल्दी ईद मनाएं। आप ज़रूर खाएं, अगर आपकी कुर्बानी बकरा है या बड़ा गोश्त है या जो भी है आप ज़रूर खाएं, लेकिन उन पोर्शन साइज को देख के या उनको कुक किस तरह करना है उन सारी गाइडलाइंस को देखते हुए एक हेल्दी और सेफ्टी ईद मनानी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं बाद में या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो होता ये है कि इस ईद में लोग ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। 3 दिन की ईद होती है, मेहमान आप भी जाते हैं और आपके घर भी आते हैं। तो अक्सर ये सुनने में आता है कि यार ईद का दिन है, कुछ खा लो, कुछ नहीं होता। तो ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले या सुनने वाले हैं, आप इनको ये बताएँ कि ओवर ईटिंग क्या चीज़ है? ओवर ईटिंग, जिस तरह डॉक्टर इरफान साहब हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं फील्ड में, वेट गेन की एक बड़ी वजह है ओवर ईटिंग। भूख से ज़्यादा खा लेते हैं लोग। उनको भूख, अगर वो फीलिंग ऑफ फुलनेस उनको रिसीव नहीं हो रहा सिग्नल, या वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो वो भूख से ज़्यादा खा लेते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि ओवर ईटिंग जो है इज़ द सिंगल बिगेस्ट काज ऑफ ओबीज या ओवरवेट। इसके अलावा बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और भी। और ओवर ईटिंग में लोग अनहेल्दी खाना भी खा लेते हैं, हेल्दी फूड्स की ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन हेल्दी फूड्स हों या अनहेल्दी फूड्स हों, ओवर ईटिंग के आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ओवर ईटिंग के जो है काजेज भी बहुत सारे डिफरेंट काजेज हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे क्लाइंट या पेशेंट की लाइफस्टाइल को देखते हुए फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके काजेज क्या हैं या कॉम्प्लिकेशंस उनको फर्दर आगे लाइफ में क्या क्या ओवर ईटिंग की वजह से झेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ओवर ईटिंग की कॉम्प्लिकेशंस की बात हम जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम आपसे पूछ लेते हैं कि ओवर ईटिंग की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? हमारे यहाँ ये है कि जब ईद पे चलता है तो ओवर ईटिंग तो चलो है ही, लेकिन उसके साथ जो सोडा ड्रिंक्स यूज़ की जाती हैं वो एक अलहदा तोहफ़ा होती है। वो अपने साथ अपनी कॉम्प्लिकेशन साथ लेके आती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप ये बताएँ कि ओवर ईटिंग की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? ओवर ईटिंग की कॉम्प्लिकेशंस जिस तरह, अगर हम ज़्यादा, एक तो जब हम ज़्यादा खा लेते हैं ना अपने हमारे डाइजेस्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता सही तरीका से। सबसे पहले तो स्टमक में हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं, वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, सही से हजम नहीं कर सकते लोग। इससे जो है कॉम्प्लिकेशंस हमारी सेहत के लिए, ये ओवर ईटिंग जो है मुनासिब नहीं है। और दूसरा ये कि
अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं कुछ हेल्दी फूड्स की और कुछ अनहेल्दी फूड्स की, तो उससे हमें सबसे पहले तो ओवरवेट या ओबीज की तरफ लेके चलती है वो चीज़। उसके अलावा दिल की हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो भी पैदा होती हैं। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमूमन सुनने में आता है कि लोग जो ओवर ईटिंग है वो स्ट्रेस में कर लेते हैं। जब स्ट्रेस होती है, उनको एंग्जायटी होती है, परेशान होते हैं, तो वो फिर अनहेल्दी फूड्स खा लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर लिया या केएफसी कर लिया, इस तरह की फास्ट फूड खा लिए, जंक फूड्स खा लिए, तो वो परेशान होते हैं। स्ट्रेस ऑलरेडी उनको स्ट्रेस या एंग्जायटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर से वो ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत उस पर इफेक्ट होता है। और दूसरा ये कि नींद का साइकिल जिनका अच्छा नहीं होता, ये आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग लोग रात को, बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं या मोबाइल यूज़ कर लिया, लैपटॉप यूज़ कर लिया, तो वो रात को उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, नींद का साइकिल उनका अच्छे से पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, स्ट्रेस भी हो जाती है उनको। तो फिर वो इस सारे मसले को हल करने के लिए वो अपने आप को ओवर ईटिंग की तरफ ले जाते हैं। तो सही टाइम पे सही फूड वो नहीं ले सकते, तो जिस वजह से उनको ओवर ईटिंग की वजह से ओबीज की तरफ चल जाते हैं। और ओबीज वैसे ही कहा जाता है कि जो मोटापा जो है वो बीमारियों की जड़ है। वो ओबेसिटी फिर अपने साथ और भी बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, हाइपरटेंशन लेकर आती है, सीवीडीज लेकर आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस उनको लाइफ में देखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जब आदमी स्ट्रेस में होता है उस वक्त भी ज़्यादा खाता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड जिसकी वजह से जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और दूसरी जो तो फिर अपने साथ लेके आती है। ये तो आपने बता दिया कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है ओवर ईटिंग से? ओवर ईटिंग से कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हमारी एपेटाइट को ना सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गया या जिंजर हो गया। उसके अलावा सिनेमन पाउडर जो होता है ना, ये हमारी फूड एपेटाइट को ना स्ट्रेस कर देते हैं। तो ऐसे स्पाइसेस और ऐसे फूड्स हमें अपनी डाइट में रखने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि अगर हम अपना एक वो पोर्शन साइज ले रहे हैं ना, तो उसको हम कम करके लें, अपनी प्लेट को हम विजुलाइज करें और उसको जो है वो हाफ तक ही रखें, बहुत ज़्यादा भर के ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। इसकी ये जो अदरक, काली मिर्च और सिनेमन पाउडर वगैरह जैसे स्पाइसेस है ना, इनकी वजह से भूख कम लगती है और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे वो हैं एसेंशियल ऑयल्स भी हैं जिनको हम अपनी डाइट में यूज़ करें, तो वो भी एज एक्सप्रेस यूज़ होते हैं। जैसे कि ग्रेप फ्रूट का एसेंशियल ऑयल है या सिनेमन का भी है, और लेमन ग्रास वगैरह भी अगर हम यूज़ करें तो ये इससे भूख कम लगती है और फीलिंग ऑफ फुलनेस ना जो सारा दिन हमारे पास हमारे स्टमक में रहती है, तो जिससे ओवर ईटिंग का ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होता। इसके अलावा अगर हम डाइट में दालें या बीन्स वगैरह या फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखें, जिससे हमारा स्टमक फुल फुल रहे, तो इससे हमें जो है ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। और भूख कम लगेगी तो ऑब्वियसली हम खाएंगे भी कम। और दूसरा पानी जो है, पानी पीना भी एक पानी जो लोग कम पीते हैं आजकल, जिस तरह यंगस्टर्स हैं, सोडा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, बाहर की इस तरह की ड्रिंक्स पी लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो इसकी वजह से भी उनको, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर ना थर्स्टी ज़्यादा उनको थर्स्ट फील होती है, और वो फिर समटाइम्स तो ऐसा होता है कुछ लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है और वो समझ रहे होते हैं कि वो भूखे हैं, उनको भूख ज़्यादा लगी है, तो वो प्यास को बुझाने के लिए पानी पीने की बजाय वो कुछ ना कुछ ऊपर से खा लेते हैं। तो पानी की मिकदार भी हमें अच्छी लेनी चाहिए, पानी हमें दिन में अच्छा पीना चाहिए, ताकि जो हमारा स्टमक है वो भी वॉश आउट होता रहे बार बार, और ओवर ईटिंग हम ना करें, जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ ना जाएं। बिल्कुल सही कहा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे अच्छा तो हमें क्लीन ईटिंग करनी चाहिए, साफ खाना चाहिए और एक पोर्शन साइज के मुताबिक खाना चाहिए। इससे ज़्यादा खाएँगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन डेफिनिटली आपके साथ वो आएँगी। अब दूसरे देखिए हमारे जो बकरीद ईद है, इसको खाने की ईद भी कहा जाता है। तो इसका जो गोश्त है हमारे यहाँ सोसाइटी में, बल्कि आपने भी देखा होगा कि जब इसको ना वो स्टोर कर लिया जाता है फ्रीज़र में एक लंबे अरसे के लिए, 2-2 महीने, 3-3 महीने वो स्टोर होता है। इसके बारे में बताएं कि ये जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है, इसको कितने अरसे तक कंज्यूम कर लेना चाहिए? डॉक्टर इरफान, जिस तरह हमारा कल्चर है या हमारा सोसाइटी है, तो ईद पे लोगों का सबसे पहले माइंड यही होता है कि वो अपना फ्रीजर भर लें, गोश्त को जितना चाहें स्टोर कर लें, 1 साल तक स्टोर कर लें और अगले 1 साल तक खाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कच्चे गोश्त की जो शेल्फ लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स है, 3 से 6 महीने तक।
और जिस तरह का हमारा घरों में माहौल होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में लाइट भी जाती है और फ्रीज़र जो है वो बार-बार खुलता है, तो जिसकी वज़ह से ना उसमें गोश्त जो हमने फ्रीज़ किया हुआ था उसमें जरासीम जो है वो पैदा होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, कंटामिनेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वज़ह से हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं स्टोर कर सकते और ज़्यादा देर तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि यहाँ पे खाना बना लिया जाता है, गोश्त पका के रख दिया जाता है फ्रीज़र में और उस कुक मीट को भी बार-बार गरम करके खाया जाता है। ये भी बड़ा रिवाज है हमारे घर में। कलेजी बना ली जाए हमारे घरों में तो वो उसको रख लिया जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता उसको बार-बार गरम करके माइक्रोवेव करके उसको खाया जा रहा है। तो कुक मीट को कभी भी ज़्यादा बार-बार गरम करके नहीं खाना चाहिए। खासतौर पे ईद के मौका पर लोग जो है गोश्त कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ईद पे ये देखा था कि बारबेक्यू नाइट्स सेलिब्रेट की जाती हैं। वो काफ़ी इत्तेफ़ाक का जो बिल की आइटम्स होती हैं उसको तो कीमा करके लंबे अरसे तक वो स्टोर किया जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है और मेडिकल साइंस में ये कहते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है, जो आम रूटीन में गोश्त करते हैं उसमें एल ऑफ डिफ़रेंस होता है और 1 हफ़्ते या मैक्सिमम 2 हफ़्ते तक आपको ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसको कंज़्यूम कर लेना चाहिए ताकि आप उसे जो बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी आपको बेहतर तरीके से मिलेगी। अक्सर डॉक्टर इरफान साहब हमारे घरों की जो ख़वातीन है ना, उनका भी ये होता है कि वो गोश्त को उनका मानना होता है कि अगर हम बॉयल करके इसको पकाएँगे ना तो इसकी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा हकीकत में होता नहीं है, बॉयल करके चिकनाई कम ज़रूर हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो हमारे घरों की ख़वातीन अक्सर उसको बॉयल करती हैं, फिर उसको फ्रीज़ कर देती हैं, फिर उसको पकाती हैं, तो वो ये सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता। और दूसरा ये कि ज़िबा करने के बाद गोश्त जो है ना, उसको हमारे घरों में ये कहा जाता है, ये शायद मिथ्स ही समझी जाती है, बड़ों का कहना है कि ज़िबा करने के बाद जो गोश्त है, इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी ताज़ा ज़िबा किया हुआ है, तो ये गोश्त गर्म है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम गोश्त को 2-3 घंटे के लिए छोड़ते हैं, तो इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है। तो उसमें जो है जानवर के जो मसल्स हैं या पटरे का गोश्त है ना, वो अकड़ना शुरू हो जाता है। तो जब वो अकड़ता है और उसको बाद में फिर पकाया जाता है, तो वो सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। तो इसको गोश्त को 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना और बाद में पकाना, ये भी कोई कुर्बानी ख़ास तौर पे कुर्बानी के मौका पर बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता ये, सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है और ईद पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा अगर आपने महसूस किया कि बहुत से मेहमान आते हैं, वो कहते हैं कि कोई नहीं ईद का दिन आप खा लो, ठीक है आप खा लें लेकिन आप ऐसे करें कि उसमें ना फाइबर कंटेंट भी मेरे ख्याल में उसमें ऐड कर लें, ये सब्ज़ी मिला ली या कोई दाल हाँ, वगैरह उसमें मिक्स कर ली, तो उससे भी आपकी जो काफ़ी हद तक कंडीशन जो है ना वो कंपनसेट हो सकती है। तो ये जो ईद एक छोटी ईद को सइयों वाली ईद कहते हैं, जिसको जो है गोश्त की खाने वाली ईद कहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर कायनात के आपके जो व्यूज़ थे रिगार्डिंग ये जो बड़ी ईद के मज़े और ग़िज़ा लोगों की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए ईद के दिनों में और आम रूटीन में से ग़िज़ा की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो तो मेरा ख़्याल है कि जब तक ये हमारा जो शो है ऑन एयर जाएगा, लोग इससे बेहतर तरीके से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे और हमारा काम है कम्युनिटी को एक गाइड करना कि इसके क्या बिल्कुल। फ़वाइद और इसके क्या नुकसान आता है। अब उसको फ़ॉलो करना वो एक कम्युनिटी का काम है, एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी एक प्रोफ़ेशनल होता है, उसका ये काम होता है। अब आपने देखा होगा मिर्च मसाले बेचने वाले तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, वो तोड़ के आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो जिसके पास अथॉरिटी होती है, उसकी बात को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो कुछ और अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा एक लगा और चीज़ मैं यहाँ पे डॉक्टर जी, जी। ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह हमारे जो घरों में होता है कुर्बानी की ईद है, घरों में भी खाने बन रहे हैं और फिर घर से भी खा के जाते हैं और बाहर किसी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ की दावत हो जाती है, वहाँ पे भी खाना पड़ता है जाके और साथ में फिर कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वगैरह ये भी लेना पड़ता है और सैलेड तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो हम अपने व्यूअर्स को यही कहेंगे कि आप ज़रूर खाना एन्जॉय करें, घर पे भी दोस्तों की तरफ भी खाएँ, लेकिन हो सके कि कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा कम लें और सैलेड वगैरह फाइबर इनटेक साथ ज़्यादा करें ताकि ओवर ईटिंग भी ना हो और फाइबर इनटेक होगा तो आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को इग्नोर करें, जितना हो सके पानी ही यूज़ करें और स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा ना ऐड करें खाने बिल्कुल में। ऐसा है, बिल्कुल हमारी जो मशरक़ की रिवायत है स्कंजवीन अगर आप यूज़ करें आजकल के मौसम में, तो उसके मेरे ख़्याल में बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आप कोई भी ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक वो आप यूज़ करें। तो जी।
बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर कायनात। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपके साथ हम ईच पाल के सीरीज पे बात करेंगे, और अपने जो सुनने वाले और देखने वाले हैं एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आपको मेरी तरफ से आपके घर वालों को और आपके जितने भी जिगरों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू डॉक्टर इरफान, आपको भी ईद मुबारक।